वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडेक्स जुडिशरी। आज हम बात करेंगे एक और नए सब्जेक्ट में। जैसा आपको पता है कि हम यूपी एपीओ मेंस के सारे जितने भी लॉज हैं, स्पेशली जो माइनर लॉज हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, उनको वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। SC ST एक्ट हमने डिस्कस कर लिया। टेलीग्राम चैनल पर अपने सारे टॉपिक्स डलते रहते हैं। साथ ही साथ इसमें कैसे आंसर्स लिखना है, हर टॉपिक का मेंस का एक मॉडल आंसर भी आपको शेयर कर दिया गया है। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट आंसर इवेल्युएट कराना चाहते हैं, वो अपने टॉपिक वाइज आंसर को लिख सकते हैं। डजेंट मैटर वो मेजर लॉज है या माइनर लॉज है, अपने आंसर को लिखिए और टेलीग्राम चैनल पर जिसमें आप जुड़ चुके हो यूपीएपीओ मेंस की लेक्चर सीरीज वाले में, उसमें अपने आंसर को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 की। एक और इम्पोर्टेंट लॉ है, बट क्वेश्चन आपके ज़्यादातर इसमें आएंगे अगर 10 से 15 नंबर की रेंज में आएंगे, तो हम सिर्फ वही टॉपिक कवर करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी करेंगे। एक ही लेक्चर में पूरा लॉ कंप्लीट करना है बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत कम है। 50 डेज के अंदर अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स इस टॉपिक में हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन करने वाले हैं हम, यानी कि हम इसमें ये देखेंगे कि जो यूएपीए लॉ है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन कौन से बैकअप पॉइंट्स हैं इसके, कौन कौन से इंटरनेशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स थे जिसकी वजह से हमें इस लॉ को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। एक पैराग्राफ बेस हम इसको तैयार कर लेंगे बिकॉज मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे। दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दिस लॉ, यानी कि पूरा लॉ हमें नहीं पढ़ना, बट इसके जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आज मैं यहाँ पर आपको अंडरलाइन करा दूंगी। तीसरी चीज़ है, हम कुछ केस लॉज भी यहाँ डिस्कस करेंगे, वो केस लॉज जो कि आप एग्जामिनेशन में मेंस में कोट करके अच्छे मार्क्स एज कर सकते हो। देन हम बात करेंगे कि यूएपीए, क्योंकि हमारे लिए बहुत कम फैमिलियर रहा है, हमने बहुत कम पढ़ा होता है इस लॉ को, तो इसमें ये आइडिया नहीं होता कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि क्वेश्चंस यूएपीए में कैसे बनेंगे। इसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट करने में जो भी जहाँ जहाँ डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ को हमें डिटेल डिस्कशन करना है, उसको करते हुए हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद यूएपीए विद फुल एनर्जी, और आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखो, आप देख रहे हो स्क्रीन पर मैंने आपके लिए कुछ छोटा सा ब्रीफ पैराग्राफ बना दिया है कि यूएपीए का जो लॉ है, ये इंडिया का प्राइमरी काउंटर टेररिज्म लॉ है। यानी कि ये एक ऐसा लॉ है जो एक स्पेशल लॉ है और डील करता है टेररिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स को। मेनली स्टूडेंट, इस लॉ का जो पर्पस है वो है इंडिया की सॉवरिटी और इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना। यानी कोई भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज या टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो जिससे हमारे देश की सॉवरिटी या इंटीग्रिटी को प्रेजुडाइज किया जाए। सो दिस इज द लॉ विच बेसिकली टॉक्स अबाउट काउंटर टेररिज्म। तो आपको ये बात तो जरूर ही लिखनी पड़ेगी कि इस लॉ का पर्पस एक्चुअल में है क्या। दूसरी चीज़ आती है, अगर हम अपने संविधान में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखें, तो वहाँ पर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, साथ ही साथ फॉर्म एसोसिएशन की, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसमें कि स्टेट की जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें ये बात रीज़न जोड़ा गया कि अगर जब कभी भी इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात आएगी, तो उस ग्राउंड्स पर भी फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 19 में दिए गए हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की एम्बिट में आएगा। तो इट्स मीन दैट कि जो हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पढ़ते हैं, जहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट डिप्राइव हो जाते हैं, उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड पर ही यूएपीए को लाया गया है। तो एक तो बात हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप, बाकी हम प्रोविजंस की बात भी करेंगे, आर्टिकल 21 और ये सारे वो हम आगे की प्रोविजंस में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने ये डिस्कस किया। इसके बाद बात आती है कि क्या यूएपीए से पहले कुछ और भी लॉज थे, तो ये भी हमें देखना है। देखो, जहाँ तक आप लोग अक्सर सुनते रहते हो टाडा के बारे में, राइट, और सुनते रहते हो पोटा के बारे में, तो फुल फॉर्म क्या है टाडा का? टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो एक तो आपका ये लॉ हो गया। दूसरा जो लॉ है आपका वो है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये दोनों ही लॉज स्पेशली टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए यूज किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो यूएपीए है, ये एक कंप्लीट कंसोलिडेटेड फॉर्म में बनाया गया लॉ है, जिसमें और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस डाले गए। तो बात समझ आ गई कि यूएपीए का पर्पस क्या है और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप क्या है, इसकी प्रीवियस लेजिस्लेशंस क्या है।
अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि क्या इंटरनेशनल डोमेन में भी कुछ ऐसे फोर्सिंग लॉज थे, कुछ ऐसे हमारे कमिटमेंट्स थे, जिसकी वजह से हमें एक इफेक्टिव लॉ बनाना पड़ा टू कम्बैट द टेररिज्म। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारे जो हम यूएनओ के मेंबर हैं, ऑफ कोर्स 193 मेंबर्स में से हम भी एक फाउंडिंग मेंबर हैं यूएनओ की। अब यहाँ पर आपको पता है कि यूएनओ का जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका काम है बाइंडिंग रेजोल्यूशंस इशू करना और कमिटमेंट्स रहता है लाइक पुलिसिंग, यानी यहाँ पर जो भी पीस मेंटेन का काम है उन सब के लिए जो इफेक्टिव इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो यूएनएससी है। यूएनएससी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 2001 में, ठीक है। रेजोल्यूशन नंबर अगर आप मेंस के आंसर में लिखोगे तो मार्क्स आपके एच करेंगे। रेजोल्यूशन का जो नंबर है वो है 1373, राइट, 1373। तो यहाँ पर 2001 में एक रेजोल्यूशन पास किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, जिसमें कि जितने भी इसके मेंबर्स हैं यूएनओ के, उन्होंने एक कमिटमेंट किया, यानी बाइंडिंग इफेक्ट था कि वो अपनी अपनी कंट्री में जो जो टेररिज्म है, इस टेररिज्म को रोकने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी या मशीनरी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने भी उस कमिटमेंट को फॉलो करते हुए कई सारे ऑर्डिनेंस पास किए। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा कमिटमेंट रहता है, इसको लेकर भी हमारे कई सारे लॉज बनाए गए। तो अगर आपको इंटरनेशनल टच देना है, इसको इंटरनेशनल कमिटमेंट बताना है, तो आप यहाँ पर इसको कोट कर सकते हो। तो ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल बैकअप, जिसकी वजह से यूएपीए को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे इस लॉ में जो हमें तैयार करने हैं। मैंने आपको बोला कि हमें पूरा यूएपीए लॉ नहीं पढ़ना बिकॉज़ टाइम हमारे पास कम है। हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ही पढ़ने हैं इस लॉ के। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखें कि मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बता दूं जिसको आप नोट कर सकते हो इस लेक्चर को पॉज करके। सबसे पहली बात, ये जो यूएपी है ये कैसा है, एक स्पेशल लॉ है, वन थिंग। सेकंड थिंग, इसका जो एक्सटेंशन है ये होल इंडिया में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिगरस पैनल प्रोविजन की बात करता है, ओवर राइडिंग इफेक्ट रखता है जनरल लॉज पे, ठीक, ये तो कुछ बातें हो गई। दूसरी बात है, इसका जो स्कोप है, एक्सटेंशन है, वो नॉट ओनली टू द पीपल ऑफ इंडिया बट ऑल्सो इट अप्लाइज टू एनीबडी एल्स, यानी भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं, अगर उन्होंने भी कोई ऐसा एक्ट किया है जो यूएपीए के अंदर आने वाले एक्ट में कवर होता है, यानी अपराध की श्रेणी में आता है, ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो यूएपीए वहां पर भी लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा लॉ हो गया, ये आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पर्पज से भी अप्लाई होता है। इसको आप सेक्शन 1 में पढ़ सकते हो। देन हम आएंगे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे। तो सबसे पहले जब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ोगे तो एक बार आप इसका बेरक देख लीजिएगा। हमने सिर्फ 4-5 डेफिनेशन आपके लिए करी है यहाँ पर, बट आपको क्या करना है, बेरक एक बार रीड करना है, ठीक है। तो वैसे भी आप यहाँ पर मेरे साथ जल्दी से क्विकली एक बेरक क्विक रिविजन देखो कि सेक्शन 2 में कौन कौन सी डेफिनेशन है। तो देखो स्टूडेंट, जैसे भाई मैंने आपको सेक्शन 1 का ऑलरेडी मेंशन करा, मैंने कहा कि ये जो लॉ है ये सब पर लागू होता है, चाहे वो इस देश का या नहीं हो। इसके लिए आप इसका ना क्लॉज 5 जरूर देख लेना, रीड करके कि ये किस पर अप्लाई होता है, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया पर भी लागू होता है, जो इंडिया में रह रहा है या आउटसाइड रह रहा है, या कोई भी पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट हो, या कोई भी पर्सन जो शिप, एयरक्राफ्ट या जो कि उसमें रजिस्टर्ड इंडिया में हो, उन पर भी अप्लाई होता है। तो एक नजर इसको थोड़ा सा रीड कर लेना। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में। एसोसिएशन एक जनरल टर्म है, हम इसको छोड़ देंगे। पोजेशन ऑफ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको भी हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कोड। अब देखो यहाँ कई जगह पर आपको मेंशन किया गया है कि कोड, तो कोड मतलब क्या है, कोड का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब क्योंकि हम न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ रहे हैं तो हम मान के चलेंगे कि कोड का मतलब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बात करते हैं इस लॉ में जहां जहां पर कोर्ट शब्द आएगा, ठीक है, जहां जहां भी कोर्ट शब्द आएगा तो आप बस ये ध्यान रखना कि कोर्ट के अंदर क्या क्या आता है। देखो कोर्ट का जनरल मतलब क्या होता है, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट। अब क्रिमिनल कोर्ट की बात करी तो बीएनएसएस के अंदर चले जाओगे। साथ ही साथ हम जाएंगे सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 21 ऑफ एनआईए एक्ट। देखो एक एनआईए एक्ट, ये भी एक स्पेशल लॉ है, आपको पता है जब भी टेररिज्म की बात होती है तो एनआईए एक्ट लागू हो जाता है। एनआईए एक्ट में आने वाले जो भी स्पेशल कोर्ट्स हैं वो भी इस लॉ के अंदर कोर्ट माने जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमने बस याद रखना है, अगर आपको 2-4 नंबर में आ जाए तो बस ये याद रखना कि एनआईए वाला भी आता है। सेक्शन याद हो तो और भी अच्छा। देन हम आगे आएंगे अपने नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ, यानी और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है बच्चों, स्केड्यूल, राइट। स्केड्यूल की जरूरत आपको अभी आगे पड़ेगी, क्योंकि जब कभी भी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है कि वो किसी भी एसोसिएशन को या किसी भी ऐसे ग्रुप को या इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है
और उसको स्केड्यूल में डाल सकती है। तो स्केड्यूल 1, 2, 3 आप देखेंगे, स्केड्यूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस लॉ में अटैच है, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में यहाँ नहीं करेंगे। देन जाएंगे स्टूडेंट हम सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ, जो आपको पीपीटीज में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक डेफिनेशन बच्चों हम करेंगे टेररिस्ट एक्ट। ये टेररिस्ट एक्ट क्या होता है, मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। इस लॉ में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है वो ये रहता है कि 3-4 टर्म्स है जो कुछ सिमिलर तरीके से आप लागू नहीं करेंगे, मतलब सबकी अप्रोच अलग अलग है। कुछ बहुत ग्रेव नेचर के हैं, कुछ में पनिशमेंट कम है। जैसे कि टेररिस्ट एक्ट शब्द आपको देखने को मिलेगा 2 क्लॉज के में। टेररिस्ट एक्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी एक्ट जो सेक्शन नंबर 15 में कवर होगा, ठीक है, तो वो टेररिस्ट एक्ट हो गया। अगर हम गैंग की बात करें, यानी टेररिस्ट गैंग क्या होगा, तो टेररिस्ट गैंग का मतलब इन्होंने कहा है कि देखो टेररिस्ट गैंग का मतलब क्या हो गया, जैसे टेररिस्ट एक्ट करने वाला एक लोग है तो वो टेररिस्ट हो गया, अगर कई सारे लोग हैं तो वो टेररिस्ट गैंग बना लेंगे। लेकिन टेररिस्ट गैंग और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस है, बस आपको ये समझना है, ठीक है। क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको सबसे अगर ग्रेव नेचर की बात करें तो उसमें हम पढ़ते हैं, आगे जाकर हम इसको डिस्कस करेंगे स्केड्यूल प्लस सेक्शन 35 में। तो टेररिस्ट एक्ट हो गया, टेररिस्ट गैंग हो गया, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन दी गई है 2 क्लॉज एम में, और याद रखना कि क्या मतलब है, तो आप बस इतना याद रखिए कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जिसका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस यूएपीए में दी गई शेड्यूल 1 में मेंशन कर दिया, वो क्या हो जाएगा, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है। लेकिन टेररिस्ट गैंग वो नहीं होता, राइट, टेररिस्ट गैंग इज समथिंग डिफरेंट। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें हैं। इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्टिंग में एक ट्रिब्यूनल पढ़ेंगे, आगे आप रिव्यू कमेटी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रिब्यूनल पढ़ेंगे। तो ट्रिब्यूनल जो आप सेक्शन 5 में पढ़ोगे, जिसका काम ही ये होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट गैंग डिक्लेयर कर दिया जाए या टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो ट्रिब्यूनल के पास जाकर कह सकते हैं कि आप इसको देखिए कि हमारा नाम इसमें कैसे जुड़ गया है। तो ट्रिब्यूनल आएंगे, और ट्रिब्यूनल को हम कहाँ पढ़ेंगे, सेक्शन 4 और 5 में डिस्कस करेंगे। तो इसको देख लिया। देन आता है आपका जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, वो है अनलॉफुल एक्टिविटी। अनलॉफुल एक्टिविटी को हमें पूरा डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ, आप लोग घर पे इसको अनलॉफुल एक्टिविटी को जरूर पढ़ लेना। अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जहाँ कहीं कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एसोसिएशन कोई ऐसा एक्ट करता है जो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब कौन से वो 3 एक्ट दिए गए हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटी में आएंगे, ये देख लो। यहाँ पर देखिए, चाहे रिटर्न में हो या ओरल में हो, आपने क्या किया, इंटेंशन क्या थी आपकी, इंटेंशन या सपोर्ट किसी ऐसा क्लेम कर रहे हो कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है। जैसे कहते हैं ना, किसी ने कह दिया, एक ग्रुप ने कह दिया कि ये पंजाब जो का ये जो हिस्सा है वो इंडिया का पार्ट नहीं है। आपको पता ही होगा खालिस्तान की जो डिमांड की गई, राइट, जम्मू एंड कश्मीर या बलूचिस्तान वाला कुछ एरिया जो पाकिस्तान की डोमेन की डिमांड की गई। तो कहने का मतलब है कोई भी पार्ट जिसको कि हम सजेशन ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया मान लेते हैं अगर इंटेंड करके, तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाएगा अगर कुछ इस इंटेंशन से क्लेम करता है। ऑफेंस नहीं हुआ अभी, सिर्फ सिंपली क्या हुआ, क्लेम किया है। दूसरी चीज है, कोई अगर इंडिविजुअल या कोई एसोसिएशन क्या करता है, डिसक्लेम करता है, कहता है कि हम नहीं मानते कि ये इंडिया की सॉवरेनिटी लाई करती है, यहाँ पर हम नहीं मानते टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, यानी ये जो स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं इसको डिस्टर्ब करते हैं। तो आपको पता है कि जब हम संविधान पढ़ते हैं तो इंटीग्रिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। डिफरेंट स्टेट्स जरूर है बट यूनाइटेड है इटसेल्फ में। तो यहाँ अगर कोई ऐसा कोई डिस्क्लेम करता है वो भी अनलॉफुल एक्टिविटी में आएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई ऐसी चीज कॉज करता है इंटेंशनली या डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के अगेंस्ट डिसअफेक्शन अगर इंटेंशनली करता है तो वो भी अनलॉफुल एक्टिविटी में आता है। आपको याद ही होगा सेडिशन लॉ में भी हम इस तरीके की चीज पढ़ते थे 124A में, और इसके बाद प्रेजेंटली बीएनएस में एक नया प्रोविजन जोड़ दिया गया। तो समझ गए ना कि अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होती है। तीनों पॉइंट्स को रट लेना अच्छे से, एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, फिर मत कहना कि ये चीज हमने पढ़ी नहीं, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटी की डेफिनेशन कहाँ पर आएगी, सेक्शन 2 क्लॉज ओ में, और तीनों क्लॉजेस आपको याद रखने हैं। अब अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटी पढ़ लोगे तो अनलॉफुल एसोसिएशन पढ़ना इजी हो जाएगा, यानी जो लोग इस अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं वो एसोसिएशन बना लेते हैं। साथ ही साथ कुछ सेक्शन और प्रेफर कर दिए, 153A और 153B ऑफ आईपीसी में आने वाले ऑफेंसेस के लिए एनकरेज करते हैं, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। तो आप देख लेना कि बीएनएस में ये किस सेक्शन अप्लाई करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। इस तरीके से हमने डेफिनेशन कितनी कवर कर ली, टेररिस्ट एक्ट, टेररिस्ट गैंग, अनलॉफुल एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्ट एंड अनलॉफुल एसोसिएशन। इनको हम 1 बाय 1 थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेंगे। अच्छा, जब मैंने आपसे बोला
कि अनलॉफुल एक्टिविटी एक माइल्डर नेचर ऑफ ऑफेंस है, तो इसकी जो पनिशमेंट है स्टूडेंट वो सेक्शन नंबर 13 में दी गई है। बस इतना आपको पढ़ना है कि इसकी पनिशमेंट सेक्शन 13 में है, और सेक्शन 13 में पनिशमेंट क्या है, जो कि आपकी 5 ईयर्स हो सकती है, तो इसमें आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 13 को आप किससे कनेक्ट कर लोगे? आप यहाँ पर कर लोगे अनलॉफुल एक्टिविटी 21O से। चलिए, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या हम पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं स्टूडेंट। एक आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 15। देखो, मैंने आपको बताया था टेररिस्ट एक्टिविटी आपने समझ ली। अब टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 में नहीं दी गई है, बस डायरेक्शन दे दी गई है कि डेफिनेशन वो होगी जो सेक्शन 15 में आपको दी गई है। ठीक है, तो टेररिस्ट एक्ट आपने कहाँ पढ़ा था? टेररिस्ट एक्ट आपने पढ़ा था 21K में। 21K में सिर्फ डायरेक्शन दी गई है, डेफिनेशन कहाँ दी स्टूडेंट? सेक्शन 21 सॉरी सेक्शन नंबर डेफिनेशन आपको कहाँ दी गई? सेक्शन नंबर 15 में। अब देखो सेक्शन नंबर 15 में जो डेफिनेशन दी है उसको भी हमें डिटेल करना होगी, तो अभी हम डायरेक्ट में कर लेंगे, थोड़ा सा रुक के फटाफट पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है। सेक्शन नंबर 15 में आपको टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन दे दी गई, इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय टेररिस्ट एक्ट अंडर यूएपीए। ठीक है, इसके बाद जब आप टेररिस्ट एक्ट को पढ़ लेते हो तो फिर क्वेश्चन आता है कि इसकी पनिशमेंट क्या होगी, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 16 जो बात करेगा कि टेररिस्ट एक्ट में पनिशमेंट क्या होगी। इसी सेक्शन में आप पढ़ोगे कैपिटल पनिशमेंट तक इसमें इम्पोज की जा सकती है, साथ ही साथ इसमें फाइन हमेशा ऐड रहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 18, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर टेररिस्ट एक्ट होते हैं वहाँ पर टेररिस्ट एक्ट को कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग भी होंगे, अटेम्प्ट भी किया गया होगा, या उसको सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज को भी टेररिस्ट एक्ट कहते हैं, तो वहां पर उसकी पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन नंबर 18 में। ठीक है, तो हमने क्या करा, सेक्शन नंबर 15 में टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन देखेंगे, 16 में पनिशमेंट देखेंगे, 18 में उसकी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड पनिशमेंट, और फिर करेंगे सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 कहता है कि अगर कोई पर्सन ये जानते हुए कि ये टेररिस्ट गैंग या ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़ा रहता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये हम सेक्शन नंबर 20 में करेंगे। जहाँ कहीं भी स्टूडेंट हमें जरूरत पड़ेगी डिटेल करने की, अभी आपके सामने डायरेक्ट आएगा, वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन जो बता रहे हैं उसको फटाफट नोट करते जाओ। अब आते हैं स्टूडेंट हमारे लिए और इम्पोर्टेंट सेक्शन जहाँ पर मेंस के क्वेश्चन बनने के चांसेस 50 to 60% रहता है। यहाँ पर हम करेंगे बच्चों सेक्शन नंबर 35, जिसमें ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल को डिक्लेयर कर सकती है एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए उसको स्केड्यूल में जोड़ सकती है। नॉट ओनली किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को स्केड्यूल में जोड़ सकती है, साथ ही साथ उसको रिमूव भी किया जा सकता है, उस लिस्ट को अमेंड भी किया जाता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 35 में। मेंस का क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से बनता है कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एनी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल एज टेररिस्ट, है ना। तो सेक्शन नंबर 35 करेंगे। यहाँ पर आपको 2019 का अमेंडमेंट याद रखना है स्टूडेंट। सेक्शन 35 जो पहले हुआ करता था 2019 से पहले, इसमें किसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना होता था, यानी देयर मस्ट बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन, है ना। टेररिस्ट एक्ट के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रुप होना चाहिए। लेकिन 2019 के बाद यानी 2019 के बाद इसमें थोड़ा सा रिग्रेस और स्कोप रखा गया है। अब केवल एक सिंगल पर्सन को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता है एज पर सेक्शन 35। तो यानी अब यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल को भी की जा सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ ग्रुप ऑफ पर्सन। समझ आई बात। तो यहाँ पर सेक्शन 35 उसका 2019 का अमेंडमेंट और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ कनेक्ट करके इसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका बच्चों क्वेश्चन बनता है कि ये काफ़ी रिग्रेस है। 2019 का जो अमेंडमेंट है इससे इंडिविजुअल को डिक्लेयर कर दिया, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, वन साइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है, कई सारी चीज़ें हैं। में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड 21 जो हमारे ट्रिपल गोल्डन प्रोविजंस रहते हैं उनको भी स्क्रूटनाइज किया गया है। ठीक है, चलो इसके बाद हम करेंगे सेक्शन नंबर 36, जहाँ पर फिर से आपके पास आता है एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन जिसमें डी नोटिफिकेशन की बात की गई है। यानी कि जब जब हम सेक्शन 35 को क्वेश्चन करते हैं तो अक्सर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड ये रहता है कि ऐसा नहीं है कि ये वन स्टैंड है या विदाउट गिल्ट प्रूफ किए किसी पर्सन को डिक्लेयर कर देते हैं। 36 में ये लिवरेज है किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के पास जिसका नाम स्केड्यूल में एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जोड़ दिया गया है कि वो अपने नाम को डी नोटिफाई कराने के लिए
रिव्यू प्रोसेस में डाल सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 36 में हम एक रिव्यू कमेटी पढ़ेंगे, में जजेस होते हैं, वहां पर जाकर रेमेडी ली जा सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड रहता है। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आएगा और सेक्शन 35 को बेस बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको हार्मोनियस बैलेंस बनाना हो तो आप सेक्शन 36 इसमें कोड कर सकते हो। देन हम करेंगे सेक्शन नंबर 38 एंड 39, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे कि ऑफेंस रिलेटिंग टू द मेंबरशिप की बात कही है, यानी अगर कोई पर्सन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो कैसे जुड़ा हुआ है, एक्टिवली जुड़ा हुआ है या सिर्फ मेयरली उसका नाम यूज हो रहा है, उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस पर्पज से ये ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक्टिव और पैसिव मेंबरशिप जैसी कैटेगरी हमें देखने को मिलेगी। सेक्शन 38 और 39 में यहाँ पर वो सारे लोग जो सपोर्ट करते हैं, जो मेंबर होते हैं एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी पनिशमेंट की प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस में, और ये जो क्लबिंग ऑफ सेक्शंस है ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम 43A में पढ़ेंगे पावर ऑफ अरेस्ट, सर्च एंड सीजर बाय डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स। देखिए, आप देखोगे इस लॉ में कि इस लॉ में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है वो चाहे वो NIA के भी हो सकते हैं, CBI के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, या फिर अगर हम जनरल पुलिस की बात करें तो DSP के लेवल की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हो सकते हैं। इनके पावर्स क्या होंगे ये 43A में दिए गए हैं रिलेटिंग टू अरेस्ट, सर्च कैसे होगा, और जो भी उनके पास वेपन्स या प्रॉपर्टीज मिलते हैं उनको सीजर कैसे किया जाएगा इनके पास से, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजंस है इनकी सिमिलैरिटी इसमें मिलेगी, तो आप वहां से भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम 43D। बच्चों ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जनरल रूल का एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि हम लोग जनरली बेल लॉ में क्या पढ़ते हैं कि बेल एक रूल है और जेल एक्सेप्शन है ना। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बेल इन जनरल ग्रांट होगी ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको ये एक्सप्रेशन जाता है कि जैसे जेल एज अ रूल है, बेल एज एन एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ एक तो पॉइंट ये है। दूसरी बात है, दो तरीके से हम इसको डिमार्केट करेंगे। एक तो करेंगे 43D क्लॉज 5, है ना, जो आपको दिख रहा है 43D5, यानी यहाँ पर जब भी कोर्ट बेल ग्रांट करेगा, यानी सिंपली अगर किसी पर्सन की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसकी केस डायरी या फिर चार्जशीट अगर कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, चाहे वो स्पेशल कोर्ट हो या आपका रेगुलर कोर्ट हो, वहां अगर अक्यूज की तरफ से बेल एप्लीकेशन आती है तो कोर्ट जनरली प्रामा फेसाई केस होने पर भी बेल रिजेक्ट कर देगा। समझ रहे हो बात को? यानी सिर्फ केस डायरी देखेगा वो, और साथ ही साथ चार्जशीट देखेगा। अगर उसमें उसको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि प्रामा फेसाई केस बन रहा है तो वहां पर बेल नहीं देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, है ना। तो आप जनरली लेकिन क्या पढ़ते हो, जनरली आप पढ़ते हो कि जब भी कभी भी बेल एप्लीकेशन आती है तो कोर्ट या तो बेल ग्रांट करेगा ही करेगा, अगर उसको डिस्कशन है तो भी साउंड प्रिंसिपल पर करेगा, है ना। तो 43D5 याद रखिएगा। यहाँ पर बेल के जो रूल हैं इस लॉ में, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा और साथ ही साथ कुछ केस आपको सपोर्ट करने होंगे। केस अभी हम इसके 10 स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देन आता है आपका सेक्शन 43E। कभी कभी आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पर यानी UAPA में जो लॉज में जो जो भी प्रोसिक्यूशन होता है उसमें प्रिजम्पशंस यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है। तो आपको पता है ना, इन जनरल प्रोसिक्यूशन पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पर, जैसे ही प्राइमा फेसाई केस स्टैब्लिश कर दिया जाता है। तो बात समझ आ गई, कितने इंपॉर्टेंट सेक्शन थे ये हमने देख लिए। अच्छा, एक चीज जो मैं मिस कर गई वो है 43D क्लॉज 2, है ना, स्क्रीन पे देख रहे हो 43D क्लॉज 2। यानी कि यहाँ पर जनरली आप देखते क्या हो, जनरली आप देखते हो कि अगर कोई पर्सन यानी अगर कोई भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है ना, और उसकी चार्जशीट चल रही है यानी उसको सबमिट होनी है, तो वहां पर आप देखते हो 15 डेज, 60 डेज और 90 डेज आपने पढ़ रखा है, याद है ना। 15 डेज यानी कि जो भी पुलिस कस्टडी होती है वो मैक्सिमम 15 डेज की होगी, और वैसे जुडिशियल कस्टडी 60 डेज की होगी, और अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जब ऑफेंस ज़्यादा रिगरस नेचर का होता है, सीरियस होता है, तो वहाँ 90 डेज की ड्यूरेशन मिलता है। इसके बाद अगर ये टाइम एक्सपायर हो जाता है तो फिर आप पढ़ते हो डिफॉल्ट बेल, यानी फिर उसको बेल ग्रांट कर दी जाती है, करेक्ट। यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, जहाँ 15 डेज में पुलिस कस्टडी है वहाँ इन्होंने 30 डेज करा हुआ है, जहाँ 60 डेज है वहाँ पर 90 डेज किया हुआ है, और 90 डेज को इन्होंने 90 डेज ही लिखा है।
यानी कि मिनिमम जो है वो 30 डेज़ और वैसे 90। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सी बात क्या है कि मैक्सिमम 90 डेज़ के बाद डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है जनरल लॉ में। यूएपीए में क्या होता है, इसके बाद भी 180 डेज़ का टाइम, यानी कि यहाँ पर अगर चाहे कोर्ट तो वहाँ पर 180 डेज़ तक इस ड्यूरेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है ना? तो ये थोड़ा-सा रिग्रेस लगा आपको, तो ये चीज़ें आपको इस लॉ में देखने को मिलेंगी, ठीक है? चलो, इसके बाद अब हम बात करेंगे 3 इम्पोर्टेंट केस लॉज़ की। अगर ये 3 इम्पोर्टेंट केस लॉज़ आपने समझ लिए, तो यूएपीए हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है? इन तीनों केसेस को मैं छोटा-छोटा सा ब्रीफ आपको यहाँ समझा देती हूँ, ओरली बता देती हूँ, इसके बाद आपको टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएँगे, जिसमें बहुत प्रॉपर्ली मैंने सारे केसेस की समरी आपको बताई है। आप उसको अच्छे से पढ़िएगा और मेंस के आंसर को लिखिएगा, ठीक है? सबसे पहले केस हम लोग करेंगे एनआईए वर्सेस ज़हूर अहमद शाह वताली, ठीक है? ये जो बच्चों जजमेंट है, ये 2019 में आया था। इसमें क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर जो वताली, इसको बहुत पॉपुलरली वताली रूल भी कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या था कि इसमें ज़हूर अहमद शाह वताली ने बेल एप्लीकेशन के लिए कोर्ट में अप्लाई किया। एनआईए ने इसको तो अपोज किया। कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि यूएपीए में अगर आपका चार्ज किया गया है तो कोई ये जनरल लॉ तो है नहीं, है ना? ये एक स्पेशल लॉ है जिसमें रिग्रेस प्रोविजन है और हम 43 डी क्लॉज 5 अभी आप पढ़ के आए ना, 43 डी क्लॉज 5 से अपोजिट नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 43 ई क्लॉज 5 में साफ लिखा हुआ है कि बेल ग्रांट नहीं होगी, है ना? तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जैसे प्राइमा फेसाई केस आपके अगेंस्ट स्टैब्लिश हो गया है, तो हम कोई मिनी ट्रायल नहीं करेंगे। मीन्स सिंपल सी मैं बात बताऊँ कि ज़हूर अहमद शाह एविडेंस देना चाह रहे थे कोर्ट को इसके अगेंस्ट कि ये एविडेंसेस हैं, आप इसको कंसिडर कर लीजिए और हमें बेल ग्रांट कर दीजिए, मतलब यहाँ पर सस्पेशन है एक्यूजेशन पर। कोर्ट ने मना किया। कोर्ट ने कहा जनरल लॉज के तरीके हम यहाँ मिनी ट्रायल नहीं करेंगे, एडमिशन नहीं किया एविडेंसेस को और कहा कि जब आपका ट्रायल होगा तब हम आगे इस चीज को देखेंगे, ठीक है? तो प्राइमा फेसाई जो रूल आप पढ़ते हो ये इसी केस में देखने को मिलेगा। बढ़िया से इसको ड्राफ्ट कर दो कि मार्क्स तो आपको अच्छे मिले। देन स्टूडेंट आता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीर का केस। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीर, ये जजमेंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन भी इस केस में थोड़ा सा अपोजिट, ये आप कह सकते हैं कि लिबरल अप्रोच कोर्ट ने प्रेजेंट कर दी। कोर्ट ने कहा कि ओके इट्स फाइन कि यूएपीए एक रिगरस लॉ है और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए है, इंडिया की सॉवरेंटी को मेंटेन करने के लिए, दैट इज करेक्ट। लेकिन 43D5 में जो स्ट्रिक्ट प्रोविजन है बेल ना देने का, वो एक तरफ है, दूसरी तरफ अक्यूज के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी तो होते हैं। अब बताओ मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहाँ पर मिले हैं? आर्टिकल 21 में मिले हैं, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, है ना? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, यानी ड्यू प्रोसेस से अदरवाइज किसी को आप डिटेन नहीं करोगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इनके साथ यानी यूएपीए के प्रोविजंस के साथ हारमोनियस बैलेंस बनाते हुए ये बात कही कि प्राइमा फेसाई केस को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एक आप कह सकते हो प्रिंसिपल है स्पीडी ट्रायल का आर्टिकल 21 में। जो के ए नजीब है उनका अराउंड 4 to 5 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके थे, उनका ट्रायल होते होते 4 to 5 ईयर्स हो गए थे और सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं आ पाए थे। तो कोर्ट ने कहा ये एक बहुत लंबा टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट उन्होंने जो पनिशमेंट है वो काफ़ी अमाउंट ऑफ पनिशमेंट ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ चार्जशीट फेस कर ली है। तो यहाँ पर कोर्ट ने इन ग्राउंड्स पर उनको बेल ग्रांट करा, यानी जो अक्यूज था उसको बेल ग्रांट कर दी गई। किस बेसिस पर? प्राइमा फेसाई केस को, प्राइमा फेसाई रूल को ना मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो करा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो यानी आप कह सकते हो कि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट एनआईए वर्सेस ज़हूर में था उससे थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रूलिंग थी। अब हम बात करेंगे एक लेटेस्ट जजमेंट की बच्चों, 2024 में आया है, गुरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पर गुरविंदर सिंह ने इसी जजमेंट यानी कि नजीब वाले रेशियो को प्ली करते हुए इन्होंने भी बेल मांगा। एक्चुअल में होता क्या है कि आप तो जानते ही हैं जो खालिस्तान वाला इशू चल रहा है ना, वहाँ पर ये जो गुरविंदर सिंह है ये अक्यूज हैं और इनके साथ साथ पूरा ग्रुप था जिनके ऊपर एलिगेशन थी कि इन लोगों ने सेपरेटिस्ट थ्योरी के साथ पंजाब के सेपरेट करने के लिए पूरी कॉन्स्पिरेसी की, काफ़ी सारा फंड रेज करा और काफ़ी दिन से इन्वॉल्व थे। यहाँ पर इन्होंने बेल के लिए क्लेम करा। कोर्ट ने कहा और इन्होंने ये भी कहा कि जो टाइम ड्यूरेशन है 180 डेज का जो मैक्सिमम टाइम है वो भी निकल गया है, तो हमें भी बेल ग्रांट किया जाए क्योंकि प्राइमा फेसाई रूल इस्टेब्लिश नहीं होता। बच्चों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि प्राइमा फेसाई रूल जो वताली केस में दिया गया है वो एज इट इज फॉलो होगा। अगर आप इन दोनों केसेस की बात करें तो दोनों के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं।
के नजीब में ऑलरेडी 4 टू 5 ईयर्स हो चुका था, एक काफ़ी लंबा प्रोसेस हो चुका था, है ना? तो यानी प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुई थी। अभी इनकी फाइनल चार्जशीट सबमिट नहीं हो रही है, एक लॉन्ग टाइम हो रहा है। गुरविंदर सिंह में ऑलरेडी प्रोसेस गो ऑन यानी कंटिन्यूड प्रोसेस चल रही है ना? कन्विक्शन हुआ नहीं हुआ, पर ट्रायल प्रॉपर्ली चल रहा है, एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि यहाँ आपको बेल ग्रांट नहीं होगी। बात समझ आई? तीनों इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, तीनों की ब्रीफ समरी आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जजमेंट्स थे जो मैंने आपको शेयर कर दिए। इसके बाद हम आएंगे मॉडल क्वेश्चंस की तरफ। ये आपको 4 से 5 मॉडल क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आप जब कर पाओगे जब आप डायरेक्ट रीड कर लोगे। तो यहाँ जो कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताए, एक बार क्विकली हम क्या करेंगे, डायरेक्ट में उन सेक्शंस को देख लेंगे 2-4 मिनट के अंदर, और फिर स्किप कर जाएंगे अपने मॉडल क्वेश्चंस में, और फिर हमारा ये क्लास कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी सेक्शन नंबर 3 आपके साथ डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको बता दिया था कि अनलॉफुल असेंबली क्या होगी, करेक्ट? अब हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल्स की। मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई एक्टिविटी अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाती है, तो जो एग्रीव्ड होगा वो कहाँ जाएगा, तो वो बेसिकली जाएगा ट्रिब्यूनल्स के पास। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो आपको सेक्शन नंबर 4 और 5 का ब्रीफ याद रखना होगा। यहाँ पर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स बनाएगी, ठीक है? और वो याद रखना, ट्रिब्यूनल्स हमेशा जजेस होंगे, उसमें वो हम लोग सेक्शन नंबर 5 में पढ़ेंगे। ट्रिब्यूनल्स का काम होगा कि वो एज अ यो एक, तो स्टूडेंट हमने सेक्शन नंबर 3 आपके साथ डिस्कस कर लिया था, अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होगी। अब हम देखेंगे अगर कोई पर्सन या कोई ग्रुप अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए एलिगेट होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई ट्रिब्यूनल अथॉरिटी होना चाहिए अगर वो अग्रीव होते हैं। सेक्शन 4 और 5 याद रखना, ट्रिब्यूनल्स होंगे जिनमें वो रिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि कोई एसोसिएशन अनलॉफुल हो गई है, तो उसका वो डिक्लेरेशन करेंगे। ठीक है, और 30 दिन के अंदर, डेट याद रखना, विद इन 30 डेज, ठीक है, विद इन 30 डेज पब्लिकेशन करेंगे इस चीज का, और पब्लिकेशन के साथ साथ इस मैटर को रेफर कर देंगे किसके पास बच्चों, ट्रिब्यूनल के पास। इसके बाद ये मैटर चला जाएगा ट्रिब्यूनल में। तो ये बस छोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज के मामले में जो अथॉरिटी होती है वो होती है ट्रिब्यूनल। अब आपसे थोड़ा सा एक लाइन का क्वेश्चन आ सकता है कि ये ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किस सेक्शन में कवर होंगे, तो सेक्शन नंबर 5 याद कर लेना। जितने भी ट्रिब्यूनल्स होंगे इनका काम होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज के जो भी एक्ट होंगे उनको लेके डील करना। जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किए जाते हैं, बस इतना आप याद रख लेना। ठीक है, तो हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों एक सेक्शन और इम्पॉर्टेंट है, वो है सेक्शन नंबर 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप थोड़ा सा याद रखना कि जब आप लोग सेक्शन नंबर 3 में पढ़ते हो अनलॉफुल एक्टिविटी, और उससे रिलेटेड जो ट्रिब्यूनल है वो पढ़ोगे सेक्शन नंबर 4 में रेफरेंस, और 5 में कॉन्स्टिट्यूशन, और 7 में आप पढ़ोगे कि अगर कोई एसोसिएशन अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो एक नोटिफिकेशन निकाल दे, एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर निकाल दे कि इनको आप कोई फंड नहीं देगा। समझ रहे हो? जैसे कभी कोई मान लो, जैसे इमेजिन करो कोई एनजीओ जिसको हम लोग मान के चल रहे हैं एनजीओ है, बट वो इनिशियली या फिर हिडन तरीके से कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, तो एनजीओ को तो बहुत सारा फंड मिलता होगा, बहुत सारा क्रेडिट्स होता होगा। अगर गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर दे कि इसको हमें कोई भी क्रेडिट्स कोई नहीं करेगा, तो वहां उसको नहीं करना होगा। ठीक है, अगर कोई करता है नॉन कंप्लायंस से आगे उसको भी पनिशमेंट हो जाएगी। चलो, तो ये 7 में बस ये था कि हमें फंड को रोकना है। इसके बाद हम जाएंगे अपने एक और चैप्टर पे। अब देखो, हमने क्या बोला आपको कि जो सेक्शन 3 में अनलॉफुल एक्टिविटीज पढ़ते हो, उसको लेके हमने 7 में पढ़ लिया, फंड रुक गया। और क्या हो सकता है बच्चों, सेक्शन नंबर 10 में पेनल्टीज, और सेक्शन नंबर 13 में पनिशमेंट। फिर से ध्यान से सुनो मेरी बात, कि सेक्शन नंबर 3 में अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है ये बताया गया। अनलॉफुल एक्टिविटी होगी तो उसको रेफर करेंगे ट्रिब्यूनल के पास, सेक्शन नंबर 4 में आएगा, उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे सेक्शन नंबर 5 में, और फंड रोकेंगे अनलॉफुल एक्टिविटी से रिलेटेड एसोसिएशन का सेक्शन नंबर 7 में। यहाँ सेक्शन नंबर 10 में उनको पेनल्टीज दी जाएगी। क्या क्या पेनल्टीज हो सकती है ये भी हम यहाँ पढ़ेंगे। जब मैंने पेनल्टीज की बात करी है तो आप समझ ही गए होंगे कि मॉनेटरी सैंक्शंस की बात हो रही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 13 बच्चों, जहां पर आता है कि अगर कोई एसोसिएशन अनलॉफुल एक्टिविटी करता है तो उसकी टोटल पनिशमेंट कितनी होगी। यहाँ पर 7 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, ये पढ़िएगा। ऑफेंस कैसा होगा, कॉग्निजेबल होगा। कहाँ पर दिया गया, सेक्शन नंबर 14 में। अगर याद रह जाए तो इसको भी कोट कर देना। तो कितने सारी सेक्शन एक साथ क्लब करोगे आप, सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 7, 13 और 14। 14 में कॉग्निजेबल ऑफेंस। बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, टेररिस्ट एक्ट क्या होगा। देखो, अनलॉफुल एक्टिविटी थोड़ी माइल्डर थी ना, अब यहाँ पर हम स्ट्रिक्ट ऑफेंसेस पे आ रहे हैं। टेररिस्ट एक्ट क्या होगा, इसको कम से कम बच्चों 2-3 बार जरूर पढ़ लेना सेक्शन 15 को, क्योंकि मैं पूरी लिस्ट यहाँ नहीं पढ़ा रही, बट आपको पढ़नी है। ऐसा कोई भी एसोसिएशन, ऐसा कोई भी ग्रुप अगर कोई ऐसे काम करता है, लाइक विद इंटेंशन बॉम्ब बना रहा है, डायनामाइट या एक्सप्लोसिव बना रहा है,
या फिर किसी की डेथ कॉज करता है, इंजरी करता है, डैमेज या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज करता है ना? कोई ऐसी चीज़ सप्लाई करने से रोक देता है जो ह्यूमन लाइफ के लिए एसेंशियल्स हैं, मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया को डैमेज करता है, करेंसी को रोकता है, ऐसे कोई भी एक्ट जो इसके अंदर कवर किए गए उनको हम कहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपने ये चीज़ पढ़ ली। अब इसके बाद हम जाएँगे, इसको पढ़ लेना बच्चों पूरा एक बार थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से डेफिनिशन पे क्वेश्चन 5 नंबर का बनता है। इसके बाद अगर सोचो कि जो हमने सेक्शन नंबर 15 में टेररिस्ट एक्ट पढ़ा है उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? मैंने ब्रीफ में स्लाइड्स में बताया था, डिटेल में यहाँ देख लो। देखो पनिशमेंट कितनी होगी? डेथ तो होगी। अगर आपके टेररिस्ट एक्ट से किसी की डेथ हो जाती है तो फिर अक्यूज का पनिशमेंट डेथ तक हो जाएगा। साथ ही साथ बाकी ऑफेंसेस के लिए नॉट लेस देन 5 ईयर, ये भी याद रखने वाली चीज़ है बच्चों। मिनिमम 5 ईयर है इसमें, ठीक है? टेररिस्ट एक्ट में मिनिमम 5 ईयर्स, जो कि आपकी बढ़कर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, ये भी याद रखना। ठीक, अगर कोई पर्सन क्या करता है, ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज के एसोसिएशंस को फंड रेज कर रहा है, या जो लोग फंड रेज करा रहे हैं, सपोज करिए वो डायरेक्ट टेररिस्ट एक्ट नहीं कर रहे, बट टेररिस्ट एक्ट में एंगेज होने वाले लोगों के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं कहीं भी किसी भी सोर्सेज से, उनकी पनिशमेंट दी गई सेक्शन नंबर 17 में, जिनमें मिनिमम 5 ईयर्स होगी और मैक्सिमम LI यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो सेक्शन 17 को भी कोट कर देना, तो ये भी ठीक रहेगा। देन हम जाएंगे स्टूडेंट कि अगर कोई पर्सन टेररिस्ट एक्टिविटीज की कॉन्स्पिरेसी करता है तो सेक्शन 18 में आएगा, इसका भी मेंशन आप कर सकते हो। तो ये हमारी ये इंपॉर्टेंट सेक्शन दूसरे ग्रुप के हो गए जो हमारे थे टेररिस्ट एक्टिविटीज से। देन हम जाएंगे स्टूडेंट, जैसे हमने स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 6 2019 का अमेंडमेंट सेक्शन 35, 36, 37। बात समझ आई? ये भी एक साथ क्लब करके पढ़ना है। जहाँ तक बात आती है कि किसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है, एज ऑलवेज रिमेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी किसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेगी तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि UAPA में दिए गए फर्स्ट शेड्यूल में उसका नाम ऐड कर देगी, ठीक है? जैसे ही फर्स्ट शेड्यूल में उसका नाम मेंशन हो जाएगा, इंटरनेशनल डोमेन में भी कि वहाँ पर भी उसको किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ऐड कर सकती है किसी एसोसिएशन का नाम। दूसरी चीज़ क्या करेगी कि फर्स्ट शेड्यूल में ऐड करेगी इस किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, और अगर ऐड करती है तो वो सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रोविजंस हैं चैप्टर नंबर 7 में वो अप्लाई होंगे। ये भी आप, मैंने आपको बता ही दिया था, सिर्फ ऐड नहीं कर सकते, रिमूव भी कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर सेटिस्फेक्शन होता है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम को या फिर किसी इंडिविजुअल जो 2019 से जोड़ा गया है उसके नाम को रिमूव कर सकते हैं। यानी कुल मिला के फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट की फुल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक, नाउ द क्वेश्चंस कम कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे सेटिस्फाई करेगी कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज नंबर 3। कौन सा पढ़ेंगे? क्लॉज नंबर 3। यहाँ पर इसमें आप साफ पढ़ोगे। देखो पहली चीज तो यही है कि इसमें डिस्क्रिशनरी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। यही डिबेटेबल इशू भी है इसमें। लेकिन यहाँ पर इसमें और चीजें जो पढ़ोगे कि अगर कोई पर्सन या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करता है टेररिज्म में, टेररिज्म के लिए प्रिपरेशन करता है या टेररिज्म को प्रमोट करता है, इनकरेज करता है, इस तरीके की जो चीजें करते हैं वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को नोटिफाई इसमें करती है तो मैटर हो जाता है सीरियस। तो अब हमें क्या देखना है? अब देखना है कि मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल का नाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाली लिस्ट में जुड़ गया, अब क्या होगा? तो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 में क्या दिया गया है? एक एप्लीकेशन आती है, और एप्लीकेशन कहाँ आएगी बच्चों? एप्लीकेशन आती है रिव्यू कमेटी के पास। रिव्यू कमेटी के पास एक एप्लीकेशन आएगी कि मेरा नाम गलत तरीके से इसमें ऐड कर लिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ये रिव्यू कमेटी क्या है, कौन बनाता है, कैसे बनती है? तो इसके लिए आपको 37 पढ़ना होगा। तो आपके 35 प्लस 36 प्लस 37 तीनों ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करना है। ठीक है, रिव्यू कमेटी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसमें हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, चेयरपर्सन, बाकी मेंबर्स जजेस से अदरवाइज हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑफेंस रिलेटिंग टू मेंबरशिप, मान लीजिए कोई मेंबर है इसका तो वो 38 में कवर हो जाएगा, इसको आप कर सकते हैं। देन स्टूडेंट आता है आपका सेक्शन नंबर 43, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया इन्वेस्टिगेशन की पावर। इसको आप देख लीजिएगा कौन कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। 43A में पावर, ये भी मैंने आपको स्लाइड में डिस्कस कर दी। 43B ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। सेक्शन 43D ये भी मैंने आपको डिटेल डिस्कशन कर लिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए।
तो आई होप कि आपको ये जो लॉ है ये समझ आया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको यूएपीए समझ आया होगा। तो इस लेक्चर को आप कंक्लूड करने में बच्चों हम देख लेते हैं कुछ मॉडल क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 स्ट्राइक्स अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी। क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखो, एक तरफ कह रहे हैं कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस दिया गया है, साथ ही साथ इंडिविजुअल लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए आपको इसका आंसर करना है। तो आप समझ ही गए होंगे, सबसे पहले आप इसमें यूएपीए के जो रिगरस प्रोविजंस है वो बताएंगे, साथ ही साथ जो जुडिशियल ट्रेंड्स है जो मैंने अभी आपको जजमेंट रेफर करे वो बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताएंगे, आर्टिकल 14, 19 एंड 21 को कंबाइन करते हैं। बाकी मॉडल आंसर आपको प्रेजेंट कर दिया जाएगा टेलीग्राम में। क्वेश्चन आप देख लो फटाफट। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी। अनलॉफुल एक्टिविटी की डेफिनेशन बताइए, टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन बताइए और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बताइए। अगर आपने तीनों डेफिनेशन पढ़ी होंगी तो सेक्शन नंबर 2 के साथ साथ इनसे रिलेटेड वो सेक्शंस भी डाल देना जिन सेक्शंस में इसकी डिटेल दी गई है। तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन करो मीनिंग और एसेंशियल्स ऑफ टेररिस्ट एक्ट अंडर सेक्शन 15। अब देखो ये पूरा सेक्शन 15 कवर कर लिया। अगर 10 नंबर में आ गया तो सोचो पूरा सेक्शन 15 में सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पनिशमेंट प्रोविजंस अंडर सेक्शन 16 ऑफ यूएपीए। पनिशमेंट प्रोविजंस है मैंने आपको बता दिया। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू बेल अंडर सेक्शन 43D5 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1960। इसको भी मैंने आपको डिटेलिंग कर दी 43D5 में, साथ ही साथ मैंने केस भी बता दिए। तो आई होप आपको ये लॉ समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करो। थोड़ा सा बच्चों टेलीग्राम पर एक्टिव रहिए, क्योंकि आप लोग की एक्टिविटीज़, आपका एंगेजमेंट ही इस चैनल को और ग्रोथ करा सकता है, ठीक है। हमारा जो मेनली मोटिव है वो है आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाना, लेकिन आपका भी इंपॉर्टेंट काम ये है कि जहाँ कोई डाउट लगे, कोई भी फीडबैक हो, आप उसको शेयर करो, ठीक है। तो आई होप यूएपीए हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे, आपको टेलीग्राम पे आपको शेयर कर देंगे जो भी लॉ सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, उसके लिए आप बताते जाइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।